एक अंग्रेज मुझसे मेरे पास आया, तुम कह रहे तिरंगे में शहीद लोग लिपट करके आते हैं, हम तो दे देते हैं अपनी जान। मास्टर महेंद्र इधर आइयो। अब कोई हरियाणा में इतना बुद्धिमान आदमी है जो बता दे इसकी जान कहाँ है? हैं? ये पैदा हुआ तो दाई को इसके बाप ने 100 का नोट दिया, उनने वापस कर दिया। बोले वापस क्यों कर रही है? बोले जी छोड़ो, हुआ ही क्या है, बैठ जा। तेरा बीच बीच में काम लेता रहूंगा मैं। गन्ने की मशीन के पास जाके खड़ा हो गया, उसने उठा के इसको ही मशीन में लगा दिया। वो तो इसकी खांसी निकल गई, नहीं वो दोबारा मोड़ के भी लगा रहा था। तो अपनी तो देशभक्ति ऐसी है। एक अंग्रेज आया, मेरी आवाज पहुंच रही है, देशभक्ति अपनी स्टाइल की शुरू करते हैं। ये हरियाणा तुम्हें पता है ये हरियाणा पहले हमारा ही था भाई। हरियाणा वाले बीड़ी पिया करते थे, हमने अलग कर दिए। ना मस्ती के मूड में आ जाओ। हरियाणा के आदमी को कोई जरूरत नहीं है समझने की, वो दूर से हरकतों से दिखाई दे जाता है। मैं आपको बताता हूं सच्ची बात। देखिए मैं चीजें उठाता हूं अपने संस्कारों से। हरियाणा का आदमी, आप किसी तीर्थ में जाइए, वो लोग नहा रहे होंगे, अब किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरि, समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। दूसरे ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हर हर गंगे, तो समझ लो उत्तराखंड का होगा। बहुत अच्छे प्रताप। अब हरियाणा का, उत्तर की बड़ा ठंडा पानी है, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है। तो हरियाणा का आदमी तो दूर से दिखाई दे जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। एक अंग्रेज आया, तुम तिरंगे में कह रहे हो शहीद लिपट के आए, मैं तो जिंदा शहीद हूं। हाँ, एक अंग्रेज आया मुझसे बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर जो सैफरन कलर केसरिया है वो हिंदू का है, सफेद रंग क्रिश्चियन का है, हरा मुसलमान का है, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए? ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या? पर अगर दरअसल क्या है, ये देश विचित्र है सर, ये देश विचित्र है। किसके लिए हाथ हिला रहे हो? इसके लिए? अरे भाई तू इसको लौटा ले। नहीं, बच्चे मेरे से टाटा करने लग जाते हैं। मुझे पता है बेटा तुम कौन हो, तुम वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। ये आजकल के बच्चे ठगे जा रहे हैं बेचारे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया है? फिर गलियों में गाते घूमते हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू, यानी इन्हें यह भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहां जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले, पहलवान साहब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहाँ है डीसीपी साहब? शादी से पहले बाबा साहब महाराज, आखिर आपका क्या लेना देना इन बातों से?
ये घर गृहस्थी की बात है। बजा लो बजा लो बजा लो बजा लो, एक बार बजा। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है, तो मैंने घर वालों से कहा, मैं कही मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं बाप पट्टे वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। ये स्थितियां होती थी सर। आजकल सरदारों के दिन अच्छे नहीं चल रहे। अब ये दिनेश रघुवंशी कह रहा तू जींद में पहली बार आया है, ऐसे खड़ा होना, ऐसे बैठना, ये जाट है, समझना, ये जाट है। और मुझसे कह रहा है तू जींद में पहली बार आया, ऐसे खड़ा होना, ऐसे बैठना, ऐसे। मैंने कही देखो रे सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। ज्यादा सियाने मत बना करो। अच्छा बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू हैं। ये देश विचित्र है सर, ये देश विचित्र है। देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था, ये वाला चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण दूंगा, उस पे। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? ये देश विचित्र है सर। नोटबंदी हो गई, नोटबंदी आपने देखा, नोटबंदी हुई, आपने 2000 का नोट देखा है? भाई साहब जैसा मोदी का व्यक्तित्व ऐसे 2000 के नोट का नहीं है साला, ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा है, थोड़ा करीब से। हाँ मेरे घर में झगड़ा हो गया सर। कहाँ है शिवरान साहब, किधर हैं? बैठे हैं ना सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है ना? मैं जो कह रहा हूं वो बात आपकी समझ में आ रही है? नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आप क्या कहीं युगांडा से आए हो क्या? और वैसे भी मैं बता रहा हूं, आप जैसा मैंने बहादुर आदमी नहीं देखा सर। बहुत बहादुर है यार। भाभी जी बगल में बैठी हैं और खुल के हंस रहे हैं। इतनी बहादुरी आती कहाँ है आदमी के अंदर है? ओ शाम को नोटबंदी हो गई, लोग तो परेशान, लाइनें लंबी लगी हुई। वो शाम को आ जाए मोदी, मित्रों, आदमी साला घर में बैठा हुआ परेशान हो कि आज और क्या लेने आ गया भाई। मैंने तो ऐसा सीन देखा कि जैसे ही शाम को आते थे मोदी जी, 8 बजे आते थे मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज और क्या लेने आ गए भाई। मैंने सही बता रहा हूं आपको। जब क्या हुआ, नोटबंदी हो गई। एक बढ़िया बात बताता हूं सुनना। नोटबंदी हुई तो काले धन भाले भागे, तो वो ले आए सोना। अब मोदी जी रोज नियम बदल रहे। अब सोने वाले घबरा रहे कि गुरु हम सोना खरीद लाएं, ये रोज नियम बदल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी शाम को आए। 8 बजे आते थे मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। खरीद लाओ बेटा सोना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, देखो देसी हाथ से सुनाता हूं आपको। मस्ती क्या है ये महेंद्र जी, आपने तो खैर जन्म लिया था आपने।
ये अवतरित हुए थे, हैं? डायरेक्ट आए थे। मुझे तो लग रहा भाई ऐसा ही कर लिया ही होगा जन्म। इसको बचपन में बिल्ली उठा ले जाती थी, घर वाले परेशान होते थे। बिल्ली से एक दिन कहा तू क्यों उठा ले जाती है, बच्चा मेरा है। वो बोली तुम्हें गलत फहमी है, ये मेरा है। ये देश विचित्र है। ये भाई बैठा है, देखा है? तू इस कुर्सी पे से खड़ा हो जाकर, इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। ऐसे ऐसे मोटे आदमी जना कैसे पैदा हो जाते हैं भाई, किस्तों में हुए होंगे। एक अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, देखिए मैं अंग्रेज एकदम क्या है कि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था। एक फलवाड़ा खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। उसने फिर पूछा व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। बहुत अच्छे प्रताप। मेरी भी देशभक्ति जागी, उठा के तरबूज कंधे पे। क्या बात है। बोला ये क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। लेकिन दोस्तों मैं देखना चाहता हूं, मेरी नई पीढ़ी बैठी हुई है, मैं देखना चाहता हूं आप इतिहास से कितने जुड़े हुए हैं। अंग्रेज पूछे तक मुझे ताली चाहिए हर देशभक्त की, जो देश से और शहीदों से प्यार नहीं करता हो। मैं बात करूंगा हंसते हंसते करूंगा, बिल्कुल हंसते हंसते करूंगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो क्या हम हंसते हंसते अपनी बात नहीं कह सकते हैं, अपना प्रोग्राम नहीं दे सकते हैं? जिंदाबाद प्रताप। दोस्तों अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी दुनिया की सबसे बहादुर कौम अंग्रेज। मैं कहा नहीं, दुनिया की सबसे बहादुर कौम हिंदुस्तानी। बोला तुमको पता नहीं है अंग्रेज लड़ाइयों में ज्यादा शहीद हुआ है। मैंने कहा नहीं, हिंदुस्तानी ज्यादा शहीद हुए हैं। बोला अंग्रेज, मैंने कहा हिंदुस्तानी। बोला अंग्रेज, मैंने कहा हिंदुस्तानी। मुझसे बोला एक काम करो, अपने अपने शहीद का नाम गिनाओ और गाल पे एक थप्पड़ मारो। मैंने कहा पक्की? बोला मिस्टर हेडली। उसने तो चढ़ दिया मेरे गाल पे धाड़। मैंने कहा शहीद ऊधम सिंह, मैंने भी ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर डी बेलारा, उसने फिर दिया मेरे गाल पे। मैंने कहा शहीद भगत सिंह, मैंने फिर ठोकी कान के नीचे ताड़। बोला मिस्टर ड्रैंकलिन, मिस्टर फ्रैंकलिन, उसने दो इकट्ठे मारे मेरे गाल पे। और मैं कहा साले तेने दो इकट्ठे मारे, तू फाउल हो गया। कहता नो फाउल। मैं कहा नो फाउल, अब सावधान रहना कुटाई के लिए। मैं कहा नो फाउल, मैं शुरू हुआ। दे तड़ातड़ कान के नीचे ताड़, दे तड़ातड़ कान के नीचे ताड़, दे तड़ातड़ कान के 10 मिनट तक तो मैंने साले को होश नहीं लेने दिया। जब मैं थोड़ा ढीला हुआ तो एकदम से बोला व्हाट इज दिस। और मैंने कहा ये सारे ही जलियांबाग वाले हैं। दोस्तों एक व्यंग पढ़ता हूं जी, स्वागत है। पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। कोई गेस्ट आ गए हैं मेरे अंदाज में, हलचल हो गई है। हमारे एसएसपी जी डॉक्टर अरुण नेहरा जी हमारे बीच पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहरा साहब प्रणाम। कहाँ है सैल्यूट, कहाँ करूं, कौन से हैं? सर मैं सैल्यूट करता हूं आपको। और पुलिस को सैल्यूट कर, मैं तो पुलिस के चरण छूता हूं सर। कोई डर थोड़ी रहा हूं, नहीं छूता। मैं तो पुलिस के चरण इसलिए छूता हूं कि इनके चरण इनके आचरणों से ज्यादा अच्छे हैं। सर आज प्रताप बाहर नहीं निकलना स्टेडियम से। नहीं, अरे पुलिस कहीं भी चली जाओ, पूरे दुनिया में चली जाओ, पुलिस एक जैसी है। तो मैं आपको यह बता रहा था, मैं आपको एक व्यंग कहता हूं। अच्छा जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं, कभी आपने सर सोचा है क्यों? मैं बताता हूं। पहली बात तो यह कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे एक आदमी था
तो क्या फिगर बनेगी भाई। लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे पूरे सदन की हाथ खड़े करके ताली चाहिए, पूरे सदन की। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। अरे जाने क्या हो जाता है लोगों को, सरदार को देखते ही और नहीं तो मुस्कुराने लग जाएंगे। मैंने एक फल वाले से कहा, मैं कहा केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैं यार कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करे इसमें? बैंकॉक। अच्छा क्या है? अच्छा आप तो बड़े पढ़े लिखे हो, दरअसल क्या है सर, मैं अगर आप कहें तो एक सच्चा किस्सा बता दूं। एसएसपी साहब, वो पुलिस का किस्सा है सर, इसलिए है। सर ये सच्चा किस्सा है। मैं बैंकॉक गया तीर्थ करने के लिए। क्यों बैंकॉक में तीर्थ नहीं हो सकते क्या? तो बैंकॉक गया तो वहां घूमने के लिए किराए पे गाड़ी मिलती है। सच्चा किस्सा सुना रहा हूं, सुना सर डायरेक्टर साहब, सुना, सच्चा किस्सा सुना रहा हूं। वहां पर गाड़ियां मिलती हैं, तो मैं गाड़ी लेने के लिए गया किराए पे। तो अगर आप ड्राइवर के संग लोगे तो महंगी मिलेगी, आप खुद चला लोगे तो सस्ती मिलेगी। तो वो मुझसे बोला ड्राइवर चाहिए। मैंने कहा तू सरदारों की बेइज्जती कर रहा है? लोग हमसे कहते हैं ड्राइवर चाहिए। तो वो मैंने गाड़ी ले ली, मैं लेकर के निकल गया। सामने रेड लाइट हो रही थी, निकलने वाला कोई नहीं। मैंने कही क्या बावड़े लोग हैं, मैं जंप कर गया उसको। तो एक लाल मुंह का सा मेरे बंदर सा सामने आ गया, कहता चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। मैं कहा साले तू कहां खड़ा हुआ था? मैंने कहा ये लाइसेंस मांग रहा होगा। तो मैं लाइसेंस दिया, मारा फेंक के चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। मैंने कही कागज मांग रहा है ये जरूर। फिर फेंक के मारे चुंग चुंगा लो, चुंगो चुंगो। सर मैंने एक लोकल आदमी का सहारा लिया, मुझे बाद में पता चला कि मांग वो भी 20 रुपए ही रहा था। है? वो लेकिन ये एक दोस्तों सच्चाई यह है कि आज मुझे जींद आने का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। मेरा बहुत पुराना दोस्त जो मुझे बम्बई में भी मिलता रहा, दिल्ली में मिलता रहा, फरीदाबाद मिलता रहा, पप्पू भोंगरी, पता नहीं कहाँ चला गया होगा, वो आज मुझे मिला। मुझे बड़ा प्यारा अच्छा लगा। और तुम जियो हजारों साल और ऐसे ही जीते रहो जैसे जी रहे हो। संग में मेरी भी दुआएं करना, क्योंकि मेरे दिन ज़्यादा नहीं रह गए हैं अब। अरे कोई बात नहीं है दोस्तों, कौन से दिन, दुख के दिन ज्यादा नहीं रह गए। ये तुम कैसे उल्टा क्या समझता है तुम? है? मैं तो इसकी शादी में गया था, ये हाथी पे चढ़ के गया था। मैंने कहा हाथी पे चढ़ के क्यों जा रहा है? बोले घोड़े ने मना कर दिया था। मैं कहा सही है, शादी तेरी होगी, आत्महत्या घोड़ा करेगा। और सच बता रहा हूं, ये जब पहुंचे हाथी पे चढ़ के ससुराल में पहुंचा ना, तो वो सालियां हंसने लग गई। ये बोला क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजाजी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। आज बेटा साथ तो चलेगा ही देख। और टोकेगा मुझे तू। वो साला भी हंसने लग गया। ये बोला क्यों, तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं, पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। पर्ची ले ले, ये मना करने आया होगा कि सरदार को बिठाओ, है? नहीं, बस लास्ट में मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूं। अगर व्यंग आपकी समझ में पहुंच जाए तो मुझे तालियों से विदा करना। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 3 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा यार $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काय पे कर देता है?
बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। अब सावधान रहना, मुझे तालियों से विदा करना, मुझे बताना मेरी बात, मेरा व्यंग आप तक पहुंच गया। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक एमएलए एमपी 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियों से तो अब विदा करना मुझे। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपए तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। थैंक यू। जो आपका मन हो तो हाँ आप भी वाह वाह में वाह भाई तालियां कर बजा दो। और ये भी बता देना कि किसकी वजह से गई। इन्होंने मना कर दिया था। हमारा नाम इसलिए कट रहा है, आप सबको प्रणाम करूंगा। नमस्कार जी मोनिका जी। आज का सब्जेक्ट माँ। आप किसी भी उसको बोलते हैं, माँ का सब्जेक्ट तो सिर्फ प्रतियोगिता के लिए था। अब ये कोई सब्जेक्ट नहीं बस है, थोड़ा सा वो आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे पढ़ो। एक आप जो मर्जी चार- जो मर्जी पढ़ो। एक माँ जब उसका बेटा बड़ा होता है और उसकी हाइट माँ से थोड़ी ऊपर निकल जाती है, तो पिता के लिए एक दोस्त हो जाता है, एक मित्र होता है। माँ क्या सोचती है, वो 4-5 का है, सुनिए। मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, देखती हूँ से परछाई जैसा लगता है, देखती हूँ से परछाई जैसा लगता है। बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से, बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से, चले जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है, चले जो साथ बड़े भाई जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नया गीत हुआ है, थोड़ा सा हास्य कहने का प्रयोग किया है, वो आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक लड़की के लिए शादी का रिश्ता आता है, लड़का प्राइवेट जॉब में है, तो वो पापा से किस तरीके से इनकार करती है वो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकारी। दूजा ऑप्शन है पापा ढूंढो कोई व्यापारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकारी। और बंद सुनिएगा। प्राइवेट वाले की तनख्वाह बस नैनीताल घुमाए, प्राइवेट वाले की तनख्वाह बस नैनीताल घुमाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो शिमला और मनाली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो शिमला और मनाली जाए। और सरकारी बोले स्विट्जरलैंड चलेंगे प्यारी, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकार, शादी से कर दो इनकार लड़का मैं जाऊँ सरकारी। प्राइवेट जॉब है सरदर्दी जो छूटे तो फिर आए, नई जॉब ढूंढे तो जूते चप्पल भी किस जाए। प्राइवेट जॉब है सरदर्दी जो छूटे तो फिर आए,
नई जॉब ढूंढे तो जूते चप्पल भी घिस जाए। सरकारी नौकर है पक्का, तनख्वाह रहती जारी, शादी से कर दो इनकार, मैं जाऊं सरकारी। और अंतिम बात पढ़ना चाहती हूँ, सुनिए। प्राइवेट वाले के हिस्से बस आता है इतवार, प्राइवेट वाले के हिस्से बस आता है इतवार, उसमें भी करता है ऑफिस की फाइल तैयार, उसमें भी करता है ऑफिस की फाइल तैयार। घर वाले पूछेंगे कब गूंजेगी किलकारी, शादी से मैं जाऊं सरकारी, शादी से कर दो इनकार, लड़का मैं जाऊं सरकारी। दूजा ऑप्शन है पापा ढूंढो कोई व्यापारी। और हम उस कवि को आमंत्रित करते हैं जो सरकारी नौकरी ही करते थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, उस्ताद कवि है भाई प्रमोद सर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों के लिए।